सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप सर पढ़ाई आपके एंड में मस्त चल रही है एंड सर आप इनडायरेक्ट टैक्स को धीरे धीरे समझ रहे हैं एंड सर आपको अब तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आया। हमने क्या पढ़ा भाई कि सर आखिर गवर्नमेंट क्या होता है, टैक्सेस होते क्या है, टैक्सेस सर कैसे बनते हैं, अमेंडमेंट कैसे होता है, लॉ चेंज कैसे होता है। आई होप चीजें समझ में आई एंड हमने ये पढ़ा क्या, एवरीथिंग इन एवरी लॉ इज लॉजिकल, बस उसको हमें समझना अच्छे से है। और सर जीएसटी शुरू करने से पहले हमने बात करी क्या, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, एक्साइज क्या हुआ करता था, सर्विस टैक्स क्या हुआ करता था, वेट में क्या होता था भाई। सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, सर वेट का क्रेडिट वेट के लिए मिलेगा, एक्साइज का क्रेडिट सर्विस टैक्स और वेट दोनों का सैंडविच क्रेडिट एक्साइज और वेट दोनों के लिए मिलता है। एक्साइज और सर्विस टैक्स का सैंडविच क्रेडिट एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों के लिए मिलता है बेटो। क्लियर, ये हमने बात कर ली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस है उसको अभी बोलते हैं क्या, सीजीएसटी। जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है उसको अभी क्या बोलते हैं सर, एसजीएसटी। और सर इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर आपने किया, मतलब विद इन द स्टेट अगर आपने सप्लाई किया है, जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जहां सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट है या यूनियन टेरिटरी, तो उसको बोलते हैं क्या, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और सर इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है आईजीएसटी। सर सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों के लिए मिलता है, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी की लायबिलिटी और आईजीएसटी की लायबिलिटी दोनों के लिए मिलता है। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी की लायबिलिटी, सीजीएसटी की लायबिलिटी, एसजीएसटी की लायबिलिटी सबके लिए मिलता है बच्चों। क्लियर, ये हमने बात कर ली थी। और अल्टीमेटली जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये हमने पढ़ लिया था। और हमने देखा था क्या, किस तरह से जीएसटी काउंसिल ने हेल्प करी सर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। एक गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया जीएसटी काउंसिल, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सर नॉमिनेटेड मेंबर्स को इकट्ठा किया और सब मिलके एक्ट बनाएंगे, सारे मिलके। अगर कोई चेंज करना तो साथ में सारे मिलके चेंज करेंगे बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर, डन। अच्छा, हमने पढ़ा था क्या, डेलीगेटेड पावर क्या होता है, पार्लियामेंट्री पावर क्या होता है बच्चों। डेलीगेटेड पावर के थ्रू अमेंडमेंट होते हैं बच्चों, जिसके थ्रू नोटिफिकेशंस इश्यू होते हैं एंड हम सब वो अमेंडमेंट कवर करेंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर, डन। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। और सर हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी अलग पास हुआ बेटा। क्लियर, तो सर एक तो सीजीएसटी एक्ट है, 31 एसजीएसटी एक्ट है, एक आईजीएसटी एक्ट है, एक यूटीजीएसटी एक्ट है यूनियन टेरिटरीज के लिए बेटा, एंड 1 जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए अलग से एक्ट बना। और सर ये टोटल 35 एक्ट बने जीएसटी के अंदर। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। और मैंने आपको पूरा फंडामेंटल भी समझाया, 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट क्या होता है। आई होप यहां तक के बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए। अब हम एक्चुअली शुरू करने वाले हैं क्या, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के एक्चुअली प्रोविजंस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर सर एक्चुअल प्रोविजंस स्टार्ट करने से पहले मेरा दिल ये कहता है कि एक बार हम ये देख ले कि आखिर कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में, आखिर व्हाट ऑल टैक्सेस गॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। आइए सरकार देखिए ध्यान से। सर टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे टैक्सेस सब्स्यूम हुए, मर्ज हुए जीएसटी में। अब वो कौन कौन से टैक्सेस थे, सबसे पहले देखते हैं हम सेंट्रल लेवीज विच गॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। सबसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज। अच्छा, ये केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं बच्चों, आपको ये पुराने लॉज नहीं पढ़ने की, ये किस पे लगते थे, कैसे लगते थे, कब लगते थे, ये नहीं। ओके सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, सर्विस टैक्स, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी लगता था कस्टम्स के अंदर। दीज आर एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। भाइयों कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुआ है, कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम अभी भी लगता है, वो मर्ज नहीं हुआ। कस्टम के साथ में क्या होता है बच्चों, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगती थी कि सर जिन गुड्स पे इंडिया में एक्साइज लग रहा है, एक्साइज को इक्वलाइज करने के लिए सर सीवीडी लगता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और सर इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने पे वेट लगता था बेटा, सेल्स टैक्स, उसके लिए स्पेशल सीवीडी लगाया गया था अंडर कस्टम्स। सर तो सिंस एक्साइज और वेट दोनों मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर, इसलिए सीवीडी और स्पेशल सीवीडी भी मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। पर हाँ, बहुत डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैंने थोड़ा सा जो आइडियली आपको रिक्वायर था उतना मैंने बताया आपको। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, देन सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से रिलेटेड जो भी सरचार्ज और सेस लगते थे वो सब भी मर्ज हो गए। और सर एक नाम हो गया क्या, सीजीएसटी। क्लियर, कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस जो अभी भी लगते हैं बच्चों,
जो अभी मर्ज नहीं हुए जीएसटी में, फर्स्ट है क्या, कस्टम्स ड्यूटी, देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट। भाइयों 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बात पढ़ेंगे, वैसे सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 अभी हम पढ़ने वाले थोड़ी देर में, वहां आपको नाम मिलेंगे। सर पेट्रोलियम क्रूड, मैं 5 गुड्स नाम बोलता हूं टेक्निकली, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, आगे मिलेंगे बुक के अंदर मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। वापस बोलता हूं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं बेटा, मोटर स्पिरिट उसको बोलते हैं टेक्निकली, क्लियर, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में काम आता है, क्लियर। सर ये 5 पेट्रोलियम गुड्स ऐसे हैं विच आर केप्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ द जीएसटी, इन पे अभी भी पुराने जो लॉज है, पुराने जो टैक्सेस वो लगते हैं, एक्साइज और वेट अभी भी इन पे लगता है बेटा। पता है कारण क्या है भाई, पेट्रोल डीजल पर पुराने लॉज में जो एक्साइज और वेट लगता था वो बहुत हैवी टैक्सेस लगते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है एज अ रेवेन्यू, क्लियर। अगर जीएसटी में ले आए तो मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%, मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी कैन बी 20%, मतलब मैक्सिमम जीएसटी 40% ही लग सकता है। तो पेट्रोल डीजल तो बहुत सस्ते हो जाए भाई हिंदुस्तान में, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, इन पे जो रेवेन्यू हमको आ रहा है वो आने दो, इसलिए इनको जीएसटी में अभी मर्ज नहीं किया। प्लस तंबाकू खाने वाले लोग बड़े ही खुश हो रहे होंगे बेटा, आप अभी देखना आपकी खुशी में दुख कैसे आता है। तंबाकू एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज भी अभी भी लगती है। मतलब जो तंबाकू खा रहे हैं साहब, वो देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा के, कि सरकार इतना बड़ा फंड गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उन लोगों से। सर पता है तंबाकू पर एक्साइज भी लगता है, तंबाकू पे जीएसटी भी लगता है, और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। यस क्लियर सर, समझे मेरी बात। और बात करो और देखते सर आगे, स्टेट लेवीज विच गॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कौन कौन से स्टेट टैक्सेस के एक्सेस स्टेट लेवीज मर्ज हुए, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस कौन कौन से मर्ज हुए। फर्स्ट स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज, टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैमलिंग। पता है लॉटरी बैटिंग गैमलिंग पे भी जीएसटी लग गया है बेटा, बात करेंगे बाद में, क्योंकि इस पे पहले भी स्टेट टैक्स लगता था, अभी गवर्नमेंट ने लगा दिया क्या, जीएसटी। एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स, वेट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स। अब सर ये सब टैक्सेस क्या लगते थे, कितना लगते थे, कब लगते थे, जैसे लग्जरी टैक्स है, किस पे लगता था, क्या लगता था, कितना लगता था, वो कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ओके अच्छा, नाउ स्टिल देयर आर सम टैक्सेस व्हिच आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मर्ज नहीं हुए। फर्स्ट पता है दारू जो पीते हो ना, दारू पीते होंगे ना बेटा, अबे ओ सर दारू एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। एक्चुअली देखा जाए तो 6 गुड्स ही अभी ऐसी जीएसटी में हम पढ़ने वाले, अभी आएगा सेक्शन 10 मिनट में आने वाला है। सरकार 6 गुड्स ही ऐसी है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, एक तो पेट्रोलियम वाली 5 गुड्स और एक एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ध्यान रखना एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल लिकर पता है इंडस्ट्रियल यूज वाली भी होती बेटा, अरे हाँ है ना, अरे यस है नो सर, सर शराब दारू किस में काम आती सर, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बेटा। हाँ दवाई बेटा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर दारू हमारे लिए दवाई है, अबे ओ शारी सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो डायरेक्ट जो पीने में काम आता है वो, और एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी जैसे मेडिसिन में काम आता है बेटा, परफ्यूम्स में डीओज में काम आता है बेटा, क्लियर, सैनिटाइजर में काम आता है, अरे हाँ है ना, बहुत सारी चीजों में काम आता है। तो सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता, बाकी एल्कोहल लिकर पे जीएसटी लगेगा सर, क्लियर। तो 5 गुड्स तो पेट्रोलियम वाले और एक दारू, मतलब घूम लो और झूम लो, दोनों पे जीएसटी अभी नहीं है बेटा, ठीक है। तो सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर पहले बिफोर जीएसटी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था, पता है सारी गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है ऑन मैन्युफैक्चर, पर दारू एक ऐसी गुड्स है जिसके मैन्युफैक्चर करने पर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लेती है बेटा, हाँ है ना। तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट पे एक्साइज लेती है, प्लस 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 सर स्टेट एक्साइज ऑन, मतलब ये मर्ज नहीं हुए, ऑन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स। मतलब सर ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स पर अभी भी स्टेट एक्साइज लगता है। खास बात इन गुड्स पे जीएसटी भी लगता है, केवल पेट्रोलियम गुड्स और दारू पर जीएसटी नहीं लगता। सर टोबैको पर सेंट्रल एक्साइज लगता है प्लस जीएसटी भी लगता है। इंडियन हेम्प, अरे
चरस गांजा वगैरह खाते हो ना, लेते होंगे ना, अबे ओ ले मतलब ना कभी, क्लियर, बहुत खराब होता है सर ये। तो सर इस पे अभी भी स्टेट एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, अभी बात करेंगे आगे, मैंने समरी दे रखी आगे। देन सेल्स टैक्स ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके सेल होने पे भी वेट और सीएसटी लगता है बेटा, ठीक है, दारू और घूम लो और झूम लो बेटा, इस पे एक्साइज और वेट दोनों बेटा भी। प्रोफेशन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड एंड पैसेंजर टैक्स, ये कुछ भी मर्ज नहीं हुए अंडर जीएसटी, क्लियर, डन। अब आप कहेंगे सर ये तंबाकू वाला और ये थोड़ा सा एक समरी फॉर्म मिल जाए तो थोड़ा माहौल बन जाए सर, ये लीजिए सर, आपके लिए एक समरी मैंने बना रखी है, स्टेट और सेंट्रल लेवीज टू बी लेविड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के बाद क्या क्या टैक्सेस किस किस पे लगते हैं बेटा। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके सप्लाई करने पर कौन सा टैक्स है। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आप देखेंगे तो सर सप्लाई होने पर जीएसटी लगता है क्या, आंसर इज नो, कोई जीएसटी नहीं लगता। मैन्युफैक्चर होने पर एक्साइज लगता है क्या, हाँ लगता है, स्टेट एक्साइज लगता है बेटा, या चाहे तो आप लिख सकते हो स्टेट एक्साइज ड्यूटी बेटा। देन वेट लगता है, हाँ लगता है, सीएसटी लगता है, हाँ लगता है। सीएसटी कब लगेगा, इंटर स्टेट सेल होने पर। वेट कब लगेगा, विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट सेल होने पर, क्लियर। तो दारू पे वेट भी है, इंटर स्टेट सेल होने पर सीएसटी भी है, और मैन्युफैक्चर जब होता है तब स्टेट एक्साइज लगता है, मतलब दारू पे पूरा का पूरा रेवेन्यू जो जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है बेटा, यही तो कारण है। बिफोर जीएसटी एल्कोहल लिकर सेल होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता था, एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट की थी और वेट सीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट का हुआ करता था, इसीलिए तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं साहब दारू पे तो हम जीएसटी नहीं मर्ज करेंगे, क्योंकि दारू अगर जीएसटी के स्कोप में ले आए तो 50% सीजीएसटी देना पड़ेगा, 50% एसजीएसटी देना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला साहब दारू तो हम अकेले पियेंगे, साथ में शेयर ना करेंगे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया हमको भी दारू नहीं पीनी, क्लियर, और बोला तुम्हारे पास रखो तुम्हारी दारू, और इसका अभी भी जीएसटी मर्ज नहीं किया, रीजन ये था इसके पीछे, ठीक है। तो इस पे अभी भी स्टेट एक्साइज और वेट सीएसटी लगता है। सेकंड, वो 5 पेट्रोलियम गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नॉन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सर इन 5 गुड्स पर एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज, वेट और सीएसटी लगता है ऑन सेल ऑफ गुड्स बेटा, ठीक है। टोबैको एंड टोबैको गुड्स पर सर जीएसटी भी लगता है, एक्साइज भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेटा, क्लियर, वेट सीएसटी नहीं लगता। इंडियन हेम्प, ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स, जीएसटी भी है और एक्साइज भी है, इस पे स्टेट एक्साइज है बेटा, ये लिख दो यहाँ पे सेंट्रल, ये स्टेट, क्लियर, वेट सीएसटी नहीं लगता, वो हट गया बेटा इन पे। ऑल अदर गुड्स, ऑल अदर सर्विसेज पर जीएसटी ही लगता है, बाकी कोई टैक्सेस नहीं लगते इन गुड्स के अलावा बेटा, क्लियर, डन। भारत माता की जय। माहौल के साथ आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा, ओके। तो हमने ये पढ़ा है क्या कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए जीएसटी के अंदर, ठीक है। अच्छा ये जो लास्ट मैंने टेबल बनाया ना बेटा आपको, आपके लिए, इसको प्लीज जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, क्योंकि सर ये जो ऊपर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए ये तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में दे रखा आपको, ठीक है। ये बॉक्स आप प्लीज अपनी बुक में नोट कर लीजिए, या अपने बुक के अंदर आप जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड एंड यू कैन कॉपी इट इन योर नोटबुक। माहौल, फिर हम शुरू कर रहे हैं आगे जीएसटी माहौल के साथ। ओके सर, अच्छा सेंट्रल एक्साइज लगता है कि स्टेट एक्साइज लगता है, कौन सी गुड्स पे क्या है, वैसे मैंने यहां पे भी लिख दिया और यहां पे भी आपके लिए लिखा हुआ है बेटा, ये देखिए, ओके, क्लियर, ठीक सर। माहौल, चलिए सरकार अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए सर। जीएसटी, अब टेक्निकली बात करूं मैं आपसे तो सर अब हम प्रैक्टिकली सर जीएसटी शुरू कर रहे हैं सर, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जीएसटी के लेवी का काम। सर सबसे पहली बात सीजीएसटी एक्ट हमारे सिलेबस में आता है, हम शुरू कर रहे हैं सीजीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ये एक्ट एप्लीकेबल होगा सर 1 जुलाई 2017 से, ये अप्लाई हुआ पूरे हिंदुस्तान में, एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो मैंने बात कही यही कहां लिखा है सर, कोई भी एक्ट जब शुरू होता है, कोई भी नए रूल्स, कोई भी रूल्स अगर आप देखेंगे, सबसे पहला रूल या सबसे पहला सेक्शन, अगर एक्ट है तो सेक्शन, रूल्स है तो रूल, सबसे पहला सेक्शन या रूल क्या होता है पता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब सर शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017।
इट shall extend to entire India except the state of Jammu and Kashmir. एंड ये एक्ट कब से शुरू होगा? 1 जुलाई 2017 से शुरू होगा. ये सेक्शन नंबर 1 में लिखा है ऑफ द CGST एक्ट. क्लियर? डन. अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना. 1 जुलाई 17 को जब GST आया था तब जम्मू एंड कश्मीर, सर एक बात ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा. समझ गए? पर सर आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 370 उस टाइम पे था जब GST आया था, और आर्टिकल 370 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी टैक्सेस जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होने से पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्क्रेंस रिक्वायर्ड होती थी. मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, ओके करेगी, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के वो टैक्सेस वहां एप्लीकेबल होंगे, वरना वहां एप्लीकेबल नहीं होंगे. इसलिए पहले जितने भी कानून बनता था उसमें लिखा था जाता था क्या? एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जब तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक वो एक्ट वहां अप्लाई नहीं होता था. पर 8 जुलाई 2017 को महबूबा मान गई. महबूबा कौन? ओ भाई महबूबा मुफ्ती भाई. सर मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट मान गए सर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. और सर ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई को अगर लिख दिया कि एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर तो आप सोचने लग जाए जम्मू एंड कश्मीर में GST नहीं है. क्या है? 8 जुलाई को सर महबूबा मान गई, मतलब 8 जुलाई 2017 से सरकार जम्मू एंड कश्मीर में भी GST एप्लीकेबल हो गया. स्पेशल ऑर्डिनेंस लाके इसको पास कर दिया गया. ओके सर, कारण क्या था बेटा? अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो नुकसान उन्हीं को होने वाला था, क्योंकि GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. अगर जो गुड्स सर्विस वहां कंज्यूम हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, अगर टैक्स GST उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो उनकी स्टेट को ही रेवेन्यू लॉस होता. सर हमें कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट करना पड़ा उनको, और एक्सेप्ट किया, देश की मदद करी, और देश के अंदर पूरे देश में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में GST एप्लीकेबल हो गया. क्लियर? ये आपका था सेक्शन नंबर 1. अब सर सेक्शन नंबर 2 में दे रखी डेफिनेशंस, जैसे जैसे वर्ड्स काम आएंगे वैसे वैसे हम डेफिनेशंस को रेफर करेंगे. अभी मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं सेक्शन नंबर 9. पता है बच्चों क्या होता है? कोई भी एक्ट आप पढ़ रहे हो, हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन होती नॉर्मली, हमने बात कर ली. पर सरकार अगर कोई भी टैक्स आप किसी सप्लाई पे लगा रहे हो तो इट नीड्स ऑथोरिटी ऑफ द लॉ. इट नीड्स ऑथोरिटी ऑफ द लॉ. कानून की अथॉरिटी चाहिए, और वो अथॉरिटी हर टैक्स लॉ के अंदर दी जाती है. सेक्शन नंबर 9 ने बताया हुआ है कि ऐसा कौन सा आप काम करोगे जिसकी वजह से टैक्स लगेगा. सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का. वो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो रिलेवेंट है हमारे लिए. वो सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है कौन से टैक्स लगाने, कौन से टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, कौन से टैक्स दोनों मिलकर लगाएंगे. वहां से मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर गवर्नमेंट को, और वहां से एक्ट बना डाला. और जब टैक्स लॉ बनते हैं, टैक्स लॉ के अंदर एक सेक्शन होता है जिसके अंदर लिखा होता है क्या? ये होने पर, ये काम करने पर ये टैक्स लगेगा. सर उसमें लिखा होता है, जैसे GST की बात करूं तो उसमें लिखा है क्या? इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पर CGST और SGST लगेगा. हाँ है ना भाई? क्लियर? तो लिखा है ये होने पे टैक्स लगेगा. ये कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 में लिखा है. सर तो जिस सेक्शन में लिखा होता है कि ये एक्टिविटी होने पे ये टैक्स लगेगा, उस सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि उस सेक्शन की वजह से टैक्स लग रहा है. क्लियर? तो आइए सर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं चार्जिंग सेक्शन अंडर GST. सर दिल थाम के सुनिएगा, मस्त पॉइंट है, मजा आएगा आपको, माहौल बनेगा आपके एंड पर. Section number 9, subsection number 1. Sir, this section is called चार्जिंग सेक्शन. क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा जब आप पढ़ोगे तब. सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? CGST shall be levied. CGST देखो, हम तो CGST एक पढ़ रहे हैं बेटा. सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक पढ़ रहे हैं कि CGST विल बी लेविड ऑन.
इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ। एक बार लिख देता हूं, फिर एक एक वर्ड पढ़ेंगे, ऑपरेशन करेंगे शानदार तरीके से। सर, CGST shall be levied on intrastate supply of goods or service or both except daru, alcohol, liquor for human consumption. Clear? Sir, CGST shall be levied on intrastate supply of goods or service or both except alcohol, liquor for human consumption at the rate which will be notified by the government. और पता है सर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रेट नोटिफाई कर दे तो वही रेट सारे स्टेट में भी एप्लीकेबल होगी बेटा। तो मैं ये कह दूं कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने जो रेट नोटिफाई करी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगी, हर स्टेट में भी एप्लीकेबल होगी। इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग रेट नोटिफाई नहीं करते। इसलिए मैंने बताया था जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती कि क्या रेट होना चाहिए। इसलिए नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट मतलब डेलीगेटेड पावर, बट on the recommendation of the जीएसटी काउंसिल। मतलब जहां पे भी लिखा होगा गवर्नमेंट के पास पावर है कि रेट डिसाइड कर ले, या गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जम्पशन दे दे, रिवर्स चार्ज नोटिफाई कर दे, जहां पे भी नोटिफिकेशन का पावर होगा वहां डेफिनेटली जीएसटी में ये वर्ड्स जरूर आपको मिलेंगे। क्या? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। क्यों? जीएसटी काउंसिल पहले एक बार डिसाइड करेगा कि क्या रेट होना चाहिए, रेट चेंज करना कि नहीं करना, रिवर्स चार्ज लगाना या नहीं लगाना, या कोई भी डेलीगेटेड पावर जो है वो हमेशा जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद ही वो एप्लीकेबल हो पाएगी, वरना एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। वरना हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से लॉ अलग बना देता, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बना देता और जीएसटी का पर्पस सॉल्व नहीं होता। इसलिए एक्ट में लिखा कि यू कैन नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। So, CGST will be levied on intrastate supply of goods or service or both except alcohol, liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council। और ये जो रेट लगेगा सर, ध्यान देना बेटा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रेट ऑफ 20%। मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ CGST, आई रिपीट, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST कैन बी 20%। मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ SGST can also be 20%। मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ GST कैन बी 40%। ये केवल CGST का 20% है बेटा। जहां CGST लगेगा वहां S तो लगेगा बेटा। क्लियर? तो सर मैक्सिमम रेट ऑफ GST कैन बी 40%। क्लियर? और यही हम IGST की बात करेंगे तो मैक्सिमम रेट ऑफ IGST कैन बी 40%, क्योंकि CGST प्लस SGST होता है तो क्या होता है, IGST की रेट आती है बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक। द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST कैन बी 20%। अभी जो टैक्स का रेट लगाएंगे किस पे लगाएंगे? ये जो भी रेट ऑफ टैक्स है किसका? ऑफ वैल्यू। और वैल्यू डिफाइन होगा अंडर सेक्शन नंबर 15। अंडर सेक्शन नंबर 15 वैल्यू डिफाइन किया जाएगा। वैल्यू क्या होता है वैसे मैं आपको बताता हूं। जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने कोई गुड्स खरीदी है या आपने कोई गुड्स या सर्विस बेची है, तो जितने में खरीदा है जितने में बेचा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। और डिटेल में बात करेंगे बाद में। क्लियर? जो डिफाइन किया सेक्शन में 15 ने। एंड it shall be payable by a taxable person and it shall be payable by a taxable person, full stop। क्लियर? ये हमने पढ़ा है। ये आपका सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 पूरा खत्म होता है। अब सर एक बार वापस से पूरा दिल थाम के देखते हैं हम सर, एंड सर मस्त होके पढ़ते हैं इसको। सर देखो अभी तक मैंने केवल लिखा है, आप समझेंगे। सर CGST shall be levied, सरकार सबसे पहला पॉइंट लेविड। व्हाट डू मीन बाय लेवी? लेवी का मतलब क्या होता है साहब? टैक्स चार्ज होना, टैक्स लगना। हम बोलते हैं ना कि जीएसटी लगेगा, कब लगेगा? सप्लाई करने पे लगेगा। एक्साइज लगेगा, कब लगेगा? मैन्युफैक्चर करने पे लगेगा। वेट लगेगा, कब लगेगा? सेल करने पे लगेगा। कस्टम लगेगा, कब लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगता है कब? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर। तो कब लगता है? मतलब लेवी कब होता है। क्लियर? तो सर CGST लेवी कब होगा मालिक?
सर इसका मतलब क्या है, सीजीएसटी चार्ज कब होगा, सीजीएसटी लगेगा कब सर? क्लियर? अब पढ़ो सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। अच्छा, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में, पर सर ये शिद्दत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ हम डिफाइन करेंगे आईजीएसटी एक्ट पढ़ते वक्त। उसका सिलेक्टेड पोर्शन आपके सिलेबस में आता है, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर? अभी आइडिया के लिए मैंने वैसे आपको बोला इस लेक्चर में भी, वापस बोल देता बेटा मैं, इंट्रा स्टेट मतलब जहां सप्लायर भी एक ही स्टेट का है जिस स्टेट में उसने सप्लाई किया है। सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी तो होता है क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट तो क्या लगेगा सर, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, उस पर लगता है आईजीएसटी। हम बात करेंगे सर। क्लियर? ठीक सर। CGST shall be levied on intrastate supply of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption. Okay सर, alcohol liquor for human consumption पे बोल दिया क्या, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि प्रोडक्शन पर स्टेट एक्साइज लगता था और सेल पर वेट लगता था। दोनों ही रेवेन्यू किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पर ना एक्साइज लगाता था ना सेल होने पे कोई टैक्स लगाता था। और इसको अगर जीएसटी मर्ज कर देते तो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू आधी हो जाती दारू पर बेटा। और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये रेवेन्यू हम शेयर नहीं करेंगे, ये पुराना रेवेन्यू हमको मिलता, तो हम क्यों जीएसटी में इंट्रोड्यूस करें इसको। इसलिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और बोला ठीक है तुम तुम्हारा टैक्स लगाते हो, लगाते रहो, हमें क्या करना साहब। क्लियर? नहीं चाहिए हमको दारू की रेवेन्यू। क्लियर? इसलिए सर जीएसटी इज केप्ट आउट ऑफ द सॉरी एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। अच्छा, उसके अलावा सारी गुड्स और सारी सर्विसेज और हाँ 5 पेट्रोलियम गुड्स वो आ रही है सबसेक्शन 2 के अंदर बात करेंगे हम। बाकी सारी गुड्स और सारी सर्विस पर जीएसटी लगेगा, पर कब लगेगा, इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा। किस रेट से लगेगा, रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, वो लोग डिसाइड करेंगे। और रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमेशा आपको रेट ऑफ टैक्स देगा। ओके, बट मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। पर ये टैक्स किस पे लगेगा, वैल्यू पे लगेगा। वैल्यू मतलब सेल प्राइस, हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन सेक्शन में 15 हमारे कोर्स में आता है बेटा। जैसे आपने एसी परचेज किया 50,000 में, व्हाट इज द वैल्यू 50,000। अच्छा सर 50,000 प्लस टैक्स होता है। आपने जब कोई गुड्स खरीदी होगी तो उसकी एमआरपी देखी होगी, एमआरपी इज ऑलवेज इंक्लूसिव टैक्स, उसमें से टैक्स हटाएंगे फिर जो प्राइस आएगी उसको बोलते हैं वैल्यू। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में हम कब, जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे तब। क्लियर? एंड इट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। बड़ा ही सुंदर वर्ड है टैक्सेबल पर्सन सर। इट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन, पता है इसका मतलब क्या है? टैक्सेबल पर्सन वर्ड को डिफाइन किया है जीएसटी के अंदर, और टैक्सेबल पर्सन का मतलब है क्या, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब पता है क्या है, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया मतलब यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब मान लो, वैसे मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूं, जीएसटी में 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपका साल का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराना, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आपका टर्नओवर 20 लाख हो सका में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। डिटेल में रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते वक्त हम सारी बातें वापस से करने वाले, डिटेल में, इन डिटेल। थोड़ा सा आइडिया देना है आपको बेटा। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पर अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फिर भी आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप क्या हो, टैक्सेबल पर्सन हो। अच्छा, आप लायबल फॉर रजिस्टर्ड हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आप टैक्सेबल पर्सन हो ही हो। आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो। और सेकंड थिंग, मान लो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पर आपने रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली लिया बेटा, यू हैव ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में अलाउड है कि आप पे लायबिलिटी नहीं है, फिर भी आप चाहो तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्यों कराएगा, कैसे कराएगा, सब धीरे धीरे बात करेंगे, अभी तो जीएसटी शुरू हुआ है बेटा। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो भी यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और पता है टैक्सेबल पर्सन होते ही आप पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया मेरा मालिक।
मतलब सर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ, आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल नहीं हो, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन। और उसके बाद जो भी आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, जो भी गुड्स या सर्विस बेचते हो, वो अगर टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस है तो उन सब पे जीएसटी लगेगा, और आपको कस्टमर से टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कस्टमर से टैक्स नहीं लिया तो भी अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, पर पे करना पड़ेगा क्योंकि यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी आप पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। पर सेकंड थिंग, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया एंड यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन करा दिया तो टैक्स पे करना ही करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा ना तो भी हम छोड़ेंगे नहीं, टैक्स तो आपसे लेंगे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी लेंगे, क्योंकि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, स्टिल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्स का सेक्शन तो आप पे अट्रैक्ट हो रहा है, चार्जिंग सेक्शन, और हम टैक्स आपसे लेंगे विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी लेंगे। ये हम पढ़ेंगे सर, जब हम पढ़ेंगे आगे के प्रोविजंस तब आपको और समझ में आएगा बेटा। क्लियर? ये था आपका क्या, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन को और डिटेल में हम पढ़ेंगे कब, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते वक्त। अभी मैंने हिंट दिया है बच्चा, अभी तो जीएसटी शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे भाई। आइए सर, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बोलता है, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, but not more than 20% of the value of goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person। और taxable person मतलब a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST। I hope बात समझ में आई। आओ मलिक सर, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 की। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन पे जीएसटी लगेगा, पर अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा फिर? फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मतलब ये 5 पेट्रोलियम गुड्स पर अभी जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा बट एक फ्यूचर डेट से लगेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट नॉट येट नोटिफाइड। ये अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। मतलब ये 5 गुड्स कौन कौन सी? पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड पेट्रोल जो होता है बेटा, हाई स्पीड डीजल, डीजल, पेट्रोलियम मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट में काम आता है, एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब तक नोटिफाई नहीं हुई क्योंकि सर मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%, और इन पे बहुत हैवी टैक्सेस लगते हैं बच्चों, एक्साइज और वेट अभी भी लगता है इन पे। क्लियर? और सर वो अगर हटा दे, जीएसटी लिया तो मैक्सिमम रेट कैन बी 40%, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा सर, पेट्रोल तो आधे से भी कम रेट पे हो जाएगा सर। इसलिए सर अभी तक इनको जीएसटी के स्कोप में लेके नहीं आए। तो 8% देयर आर 6 गुड्स, 8% देयर आर 6 गुड्स, जिसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई सर कौन कौन सी? दारू प्लस 5 पेट्रोल वाले गुड्स, हाँ है ना। ये 6 गुड्स ऐसी है, ये 6 गुड्स ऐसी है जिनको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, क्योंकि इस पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता है। द सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविड, ये 6 गुड्स ऐसी जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर? आओ मालिक सर, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बड़ा ही सुंदर सेक्शन है सर, मस्त बात करता है बेटा ये। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 बोलता है बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर है। देखो जैसे ही आपको दिख जाए गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब डेलीगेटेड पावर। डेलीगेटेड पावर किसने दिया बेटा? हमने दिया, याद है बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर्स, पार्लियामेंट्री पावर्स और गवर्नमेंट को डेलीगेटेड पावर। बेटा ये पावर हमने गवर्नमेंट को दिया कि वो डायरेक्टली नोटिफाई करके इस तरह का काम कर सकती है जो इस सेक्शन में लिखा है। पर जीएसटी में जहां जहां आप डेलीगेटेड पावर देखेंगे, वहां वहां ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल स्वाहा, ये जरूर लिखा होगा। क्यों लिखा होगा? क्योंकि बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई भी नोटिफाई नहीं कर सकती, वरना वन नेशन वन टैक्स का सपना चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, मतलब डेलीगेटेड पावर है, बट ओनली एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देगा, ये गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी। अब पावर क्या भाई, आगे भी बात कर ले, अब मैं बार बार ये बात रिपीट नहीं करूंगा। जहां पे भी गवर्नमेंट इज पावर, वहां ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल होगा ही होगा। ओके बेटा, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा, गुड्स हो या सर्विसेज हो, और बोथ का मतलब क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स सर्विस। वैसे आगे जब हम सेक्शन नंबर 8 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि और बोथ का प्रैक्टिकली इंटरपर्सनल लेवल पे जाएंगे तो कोई सेंस बनता नहीं, पर अभी आप स्टूडेंट लेवल पे ध्यान रखिए, गुड्स हो सर्विसेज हो या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बेटा। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, यहां पर इन गुड्स और सर्विसेज में रेसिपिएंट shall be liable to pay GST under रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको प्यार से बोलते हैं क्या, RCM, एंड एक बार लिख रहा हूं फिर समझाता हूं मैं आपको, रुकिए। ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट will apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST to the government directly, full stop. Okay. सरकार, अब समझाता हूं मैं इस बात को। सर, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पर रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ओके, अभी क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। सर आप मुझे बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? ऑब्वियसली सर इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स अगर है तो आपने और हमने फर्स्ट डे से ये फंडा पढ़ा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स में सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, और वो टैक्स लाएगा कहां से, कस्टमर से। आप रेसिपिएंट, मैं सप्लायर और ये गवर्नमेंट। सर मैं रेसिपिएंट से टैक्स लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा, हाँ है ना भाई? पर कुछ केसेस में सिस्टम रिवर्स कर दिया गवर्नमेंट ने, और रिवर्स करके बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, ये फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, हम सप्लायर से टैक्स नहीं लेंगे। क्या? हाँ सर, कुछ गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोल दिया क्या, इन नोटिफाइड गुड्स, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज एक्सेप्शनल केस की जो है वहां बोल दिया कि डायरेक्ट रेसिपिएंट तुम सप्लायर को उसकी जो फीस है वो फीस का अमाउंट दे देना, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू का अमाउंट दे देना, पर जो टैक्स का अमाउंट है वो उस सप्लायर को मत देना, वो टैक्स का अमाउंट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना। और सर आपने अगर सप्लायर को पे कर दिया तो साहब हमें कोई मतलब नहीं, हम तो टैक्स आपसे ही लेंगे। और हां, कह दिया ना, बस कह दिया, हैशटैग वाइफ, समझ रहे हो? सर और वाइफ के लिए एंगल से बात करूं तो हैशटैग हस्बैंड, कह दिया ना, बस कह दिया। मतलब कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल दिया क्या, इन गुड्स और सर्विसेज के केस में जो रेसिपिएंट, जो कस्टमर, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, हम सप्लायर से टैक्स नहीं लेंगे।
और हाँ 8% देयर आर सम गुड्स एज वेल एज सम सर्विसेज ऑल्सो, पर आपके सिलेबस में कौन कौन सी गुड्स की लिस्ट है वो याद करने की जरूरत नहीं, वो आपके कोर्स में नहीं आता है। पर सर्विसेज कौन कौन सी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आपके सिलेबस में आता है। और इसके लिए मैंने आपको पूरा चैप्टर एक अलग से दे रखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तब हम सारी सर्विसेज की लिस्ट पढ़ेंगे। पर मैं अभी आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा कि आखिर रिवर्स चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, सो दैट आपको समझ में तो आए क्या आखिर हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। क्लियर? देखते सर कि रिवर्स चार्ज होता है क्या साहब। एक मस्त एग्जांपल लेते सर, मान लो, अच्छा एग्जांपल लो आपके हिसाब से। चलिए सर, सर आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी सर, गुड्स की बात नहीं कर रहा मैं, सर्विसेज इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर सर? वहां पर वैल्यू ऑफ सर्विस था मान लो कितना सर, 10 lakhs सर, 10 लाख इज द वैल्यू ऑफ सर्विस बेटा। उस पर मान लो जीएसटी है 18%। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर आईजीएसटी लगता है, जस्ट नॉलेज के लिए भी बता रहा हूं, आगे जब पढ़ेगा यार तो आपको समझ में आएगा बेटा। 18% होता है 1.8 लाख, टोटल होता है 11.8 lakhs। मान लो आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज ली, किसने ली बेटा? अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर कौन था बेटा? मान लो मिस्टर डॉन। डॉन से सर्विसेज ली, डॉन से सर्विसेज ली इंडिया में किसने? मिस्टर कॉन ने। डॉन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मिस्टर कॉन। डॉन ने कॉन को सर्विसेज दी इंडिया के अंदर। अब सर सोचिए, सर डॉन ने सर्विस दी 10 लाख की, उस पर अगर जीएसटी वो लगा देता बिल पर 1,80,000, आप पूरा उसको 11,80,000 पे कर देते। क्या सर वो डॉन जिसको आपने 11,80,000 पे किया, जो आउट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में आकर सर अपना जीएसटी जो 1.8 लाख रुपए था, क्या आपको लगता है वो इंडिया में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता? जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता? और आपको लगता है वो अपने रिटर्न फाइल करता? क्या आपको लगता है ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने के लिए इंडिया में आता बेटा? सर कभी नहीं। अरे आउट ऑफ इंडिया वाले लोग क्या कहेंगे, हम इंडिया में आके इंडिया के टैक्स क्यों पे करें भाई, तुम जानो तुम्हारा देश जाने, हमसे क्यों लेना टैक्स। क्लियर? अब सोचिए, आपने पूरा 1180 डॉन को पे कर दिया होता कि सर क्या डॉन इंडिया में आके टैक्स पे करता? नहीं। क्या इंडियन गवर्नमेंट उस वहां जाके आउट ऑफ इंडिया जाके क्या उससे रिकवरी कर पाती? अरे इंडिया वालों से रिकवरी नहीं हो पा रही बेटा, आउट ऑफ इंडिया जाके क्या रिकवरी कर पाती सर? क्या इंडियन गवर्नमेंट उस डॉन को पकड़ पाती? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाय ना समझा? समझे मेरी बात? तो इसलिए इस तरह की कुछ सर्विसेज जहां प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था या बहुत डिफिकल्ट था सप्लायर से टैक्स लेना, तो वहां गवर्नमेंट ने यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और सिस्टम को रिवर्स कर दिया। और सर नॉर्मली सप्लायर टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, पर इस केस में सिस्टम को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। मतलब नॉर्मली सप्लायर टैक्स पे करते हैं, सिस्टम रिवर्स कर दिया, मतलब रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, और इस केस में कौन टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? ओ भाई मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, कौन टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? अरे कौन टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, मैं बता रहा हूं सर, पूछ नहीं रहा। मतलब रेसिपिएंट जो मिस्टर कौन है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, डॉन नहीं पे करेगा। इसलिए जब कौन डॉन को जो पेमेंट करेगा तब केवल 10 लाख का ही पेमेंट करेगा, और कौन डायरेक्ट 1.8 लाख पेबल बाय मिस्टर कौन, दैट इज रेसिपिएंट डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। क्लियर? तो सर कौन डॉन को केवल 10 लाख ही पे करेगा, उसमें तो जीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा?
अरे हाँ, कौन पे कर रहा? रेसिपिएंट पे कर रहा मिस्टर। कौन पे कर रहा? मतलब रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स पे करता उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इस तरह की कुछ सर्विसेज जहां गवर्नमेंट को लगा कि साहब हमसे सप्लायर्स हम टैक्स ना ले पाएंगे, वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया। सेम एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये लो साहब, सर एक और एग्जांपल मस्त वाला। सर पता है बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी जो होती है बेटा, वो अपना वो लोगों लोन देते बेटा, और लोन का अमाउंट रिकवरी करने के लिए जब लोग लोन पे नहीं करते, रीपे नहीं करते, उसकी रिकवरी करने के लिए वसूली भाई अपॉइंट करते हैं सर, जिनको बोलते हैं क्या? रिकवरी एजेंट्स। तो वसूली भाई अपॉइंट करता है बैंक, और वसूली भाई बैंक से कमीशन चार्ज करता है बेटा। तो वसूली भाई इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक एटसेट्रा बेटा। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, अभी बैंक लिख दो केवल बेटा एग्जांपल के लिए। क्लियर सर? दे आर प्रोवाइडिंग रिकवरी सर्विसेज, उसकी वजह से बैंक इनको क्या दे रहा बेटा? कमीशन। अब इस कमीशन के अमाउंट पे क्या लगता है हमारे मालिक? जीएसटी। क्लियर? अब सोचिए, रिकवरी एजेंट ने अपना कमीशन का बिल लिखा बैंक को, बैंक ने कमीशन प्लस जीएसटी का अमाउंट दोनों दे दिया किसको? रिकवरी एजेंट को। सर अब आपको लगता है वसूली भाई जीएसटी, ये वसूली भाई रिकवरी एजेंट, आपको लगता है ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स पे करेंगे? आपको लगता है ना? अब सर सोचिए, अगर ये टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करे, सर गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर रिकवरी करने गए इनके पास बेटा, ये तो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं, और इनसे रिकवरी करने के लिए 2 ऑफिसर गए, वापस आए नहीं बेटा पूरे खुद ही रिकॉर्ड हो गए। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट बोला हमसे ना हो पाएगा भाई, हम उनसे टैक्स नहीं ले पाएंगे। और बैंक को बुलाओ, बैंक तुम उनको टैक्स देना ही मत, तुम तो डायरेक्ट उनको वैल्यू जो है उनका कमीशन जो वो दे देना, टैक्स का अमाउंट हम डायरेक्टली आपसे रिकवरी करेंगे। मतलब रिकवरी एजेंट की सर्विसेज के लिए रेसिपिएंट कौन है? बैंक। और बैंक को बोल दिया, बैंक यू विल बी लायबल टू पे टैक्स डायरेक्टली टू अस, नॉट टू दी रिकवरी एजेंट, उनको नहीं पे करेगा, और वहां तुम ही लायबल हो, वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया गया। तो इस तरह की कुछ सोची समझी सर कुछ सप्लाईज है गुड्स और सर्विसेज की, जहां प्रैक्टिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दी सप्लायर, वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और वहां रेसिपिएंट को बोल दिया यू विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। हाँ या ना? डन। भारत माता की जय। इस तरह के लॉजिक के साथ देयर आर सम सर्विसेज, सम गुड्स आल्सो। गुड्स की लिस्ट हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं आता। सर्विसेज की लिस्ट हम जरूर पढ़ेंगे। मैंने 2 एग्जांपल देके आपको यहां रोका है सर, बाकी की सर्विसेज, बाकी के पॉइंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टाइम पे। आई होप मजा आया, आई होप माहौल बना बेटा। आइए मालिक। सर ये तो आपका सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब पढ़ रहे हम क्या? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 4। अरे मजा आया कि नहीं आया भाई? माहौल। चलिए सर, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है, पर ये केवल बिल्डर के लिए एप्लीकेबल है। पढ़ना एक बार ध्यान से। सर यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? अगेन सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी एक पढ़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, एसजीएसटी पढ़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, और जब भी पावर की बात आएगी तब दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, government has the power that on the recommendation of the GST council they can notify certain goods or services or both. Central government has the power that on the recommendation of the GST council they can notify certain goods or services or both, और उन notified goods और services और both में सर ध्यान देना बेटा, वो notified category of goods और services और both परचेज करी किसने? सर ध्यान देना बेटा, परचेज करी किसने? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने। मैं आपकी अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं सो दैट आपको जल्दी समझ में आए। परचेज्ड बाय नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और उसने परचेज किया किससे? फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। किससे परचेज किया बेटा? फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो वहां पर इन केसेस में रेसिपिएंट दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन
shall be liable to pay GST to the government directly under RCM and all the provisions of the Act will apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST full stop. As if he is the person liable to pay the GST to the government directly. हाँ है ना भाई, full stop. ओके, अब मैं समझाता हूं आपको इस प्रोविजन में क्या लिखा है बेटा. देखिए ध्यान से, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज करी किसने? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने. और एट प्रेजेंट वो नोटिफाइड कैटेगरी केवल एक है जिसका नाम है क्या? बिल्डर, प्रमोटर जिसको बोलते हैं टेक्निकली. प्रमोटर मतलब हम लोकल लैंग्वेज में उनको बोलते हैं क्या? बिल्डर्स. टेक्निकली इनको बोलते हैं क्या? प्रमोटर. टेक्निकल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में बेटा. जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, फ्लैट बना के बेचते हैं, ऑफिसेज, कमर्शियल मॉल वगैरह बना के उसमें ऑफिसेज बेचते हैं बेटा. हाँ है ना भाई, उनको बोलते हैं बिल्डर्स, प्रमोटर्स. तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज बोथ, और वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अगर परचेज करी किसने? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने. और एट प्रेजेंट नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन केवल बिल्डर्स है. तो समझ लो बिल्डर्स ने अगर नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज करी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उससे सीमेंट परचेज कर रहा है. मान लो बिल्डर, सीमेंट इज द नोटिफाइड गुड्स. बिल्डर सीमेंट परचेज कर रहा है किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से. तो ऐसे केस में उस सीमेंट पर जो रेसिपिएंट मतलब बिल्डर, उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. फुल स्टॉप. मतलब जैसे सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, कुछ अदर गुड्स भी बेटा बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के टाइम पे. पर वहां पे बोल दिया क्या? अगर ये बिल्डर ने, अगर ये प्रमोटर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से मशीन खरीदी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट परचेज किया है, तो साहब, या कुछ और गुड्स भी है, तो ऐसे केस में सिंस सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड था बेटा, अब जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ही इज नॉट लायबल टू पे द जीएसटी. उसका टर्नओवर कम है साहब, 20 लाख से भी कम है, ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अब ऐसे केस में वो जब सीमेंट बेचेगा तब बिल पे जीएसटी लगाएगा नहीं बेटा, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बेटा. ही इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन. अब सर उसने तो टैक्स फ्री एक तरह से गुड्स परचेज कर लिया बेटा. किसने? बिल्डर ने. किससे? सर अनरजिस्टर्ड पर्सन से. तो साहब बिल्डर को बोल दिया तू चिंता मत कर बिल्डर, हम दिमाग खराब करने वाले तेरा. और बोल दिया क्या? तूने रजिस्टर्ड से अगर सीमेंट परचेज करी होती, अगर रजिस्टर्ड अंडर ऐसा कोई पर्सन, सप्लायर, दुकानदार, शोरूम वाला, फैक्ट्री वाला जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उससे अगर सीमेंट खरीदी होती तो बिल पे जीएसटी लगाता ना, तो उसको जीएसटी पे करता और वो अल्टीमेटली हमको जीएसटी पे करता. अभी तूने अनरजिस्टर्ड परचेज करी तो तूने उसको जीएसटी पे नहीं किया, डायरेक्ट हमको पे कर दे. हाँ है ना? क्लियर सर. और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या? बिल्डर तू रजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीद या अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीद, जीएसटी तो देना पड़ेगा. अगर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया होगा तो वहां 94 नहीं लगेगा. सेक्शन 94 कब लगता है? जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज किया हो तो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है तो उसने वैसे भी बिल पे जीएसटी लगा दिया होगा और आपसे जीएसटी उसने ले लिया होगा और उसने फिर गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा. पर अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदी है तो हम लगा देंगे क्या? जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. और बिल्डर तू उसको टैक्स पे नहीं कर रहा, हमको डायरेक्टली पे कर दे. क्लियर सर. और इस तरह के कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज नोटिफाई करी अंडर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, और वहां बिल्डर को बोल दिया क्या? यू विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो बेटा सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड, तभी ये सेक्शन नंबर 9 अप्लाई होगा. देखो 9(3) जो है ना बेटा, सेक्शन नंबर 9(3) में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि सप्लायर शुड बी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, ऐसा कुछ नहीं लिखा था सर. 9(3) के केस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, रिवर्स चार्ज है मतलब है.
वहां रेसिपिएंट को टैक्स पे करना मतलब पे करना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा, वी डोंट केयर। पर 9(4) के केस में 9(4) तभी लगेगा, रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और जो कस्टमर है मतलब बिल्डर रेसिपिएंट वो क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो नोटिफाइड गुड्स या सर्विस परचेज कर रहा है। वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस कौन सी बात करेंगे बाद में बेटा। सीमेंट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या लिख देता हूं एग्जांपल सीमेंट, तो आपको याद रहेगा इससे बेटा, क्लियर। तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप चीजें समझ में आ रही, माहौल बन रहा आपके इन पे बेटा, क्लियर डन। अच्छा ये जस्ट मैंने सेक्शन 9 में आ रहा है इसलिए मैंने यहां बताया, अदरवाइज इन डिटेल इन डेप्थ हम पढ़ेंगे इसको कहां, चैप्टर नंबर 7 के वक्त बेटा। आओ बच्चों, ये था सेक्शन नंबर 9, सब सेक्शन नंबर 4। आओ मालिक, अब हम बात करते हैं क्या शानदार वाली सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। बहुत ही शानदार पॉइंट है सर, ये मस्त माहौल वाला पॉइंट है सर। ये सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई, ध्यान से देखना बेटा, सर्टेन सर्विसेज। गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को अगर इफ सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं आपको। If supplied through electronic commerce operator, government has the power that on the recommendation of the GST council they can notify certain services, और services notify करके बता देंगे कि if these services are supplied through electronic commerce operator, then आराम से जल्दी मत करो, then ECO मतलब electronic commerce operator shall be liable to pay GST to the government and ध्यान से देखना, all provisions of the act shall apply on the ECO as if, दिल थाम के देखना क्या लिख रहा हूं मैं अब, as if ECO is the supplier of such notified services, full stop, खत्म। पर बताता हूं 9(5) में क्या लिखा। वैसे 9(5) का इन डिटेल इन डेप्थ प्रोविजन आपके सिलेबस में नहीं आता, क्लियर। छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है वो मैं बताता हूं आपको बच्चों, आपके लिए रिलेवेंट जितना होता बता देता हूं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताऊंगा मैं आपको। सर जैसे स्विगी एग्जांपल, ओला, उबर, रेपिडो एटसेट्रा। स्विगी ओला का नाम सुना होगा बेटा आपने, अबे वो ओयो रूम्स, सर ध्यान दो बेटा, सर ओयो रूम्स भी आएंगे इसके नंबर पर, मैं भी उसका एग्जांपल नहीं दे रहा। सरकार मान लो स्विगी बेस्ट एग्जांपल बेटा, सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज। मैं बता रहा हूं केवल ये प्रोविजन जो है दिस इज ओनली इन ओनली दिस सेक्शन नंबर 9(5) इज फॉर सर्विसेज नॉट फॉर गुड्स।
अमेजोन में नहीं लिखा जानबूझ के सर। This section number 95 is only for services. This is not for goods. Second thing, this is only for services, पर वो भी केवल notified services के लिए. This is not applicable to all services. This is only for notified services. At present there are only 4 services which are notified. केवल 4 सर्विसेज ऐसी जो नोटिफाइड है, वो भी कौन सी वो मैं नहीं बता रहा, आपके सिलेबस में नहीं आती. क्यों अननेसेसरी आपको टेंशन दूं मैं सर. एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 4 सर्विसेज. होटल अकोमोडेशन हो गया, हाउस कीपिंग सर्विसेज urbanclub.com, urbancompany.com, सर ओला, उबर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड स्विगी रेस्टोरेंट सर्विसेज. ये 4 सर्विसेज नोटिफाइड है बेटा. कौन सी वापस छोड़ दो बेटा. क्लियर सर. ये 4 सर्विसेज ऐसी है जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, और नोटिफाई करके बोल दिया क्या, इन नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और गुड्स के केस, सॉरी, इन नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज के केस में ये 4 सर्विसेज केवल बेटा, और वो भी नोटिफाइड. ये 4 सर्विसेज, सारी सर्विस नहीं. गुड्स तो एक भी नहीं है बेटा. क्लियर. सर्विसेज वो भी सारी नहीं, नोटिफाइड है वो ही. और बोल दिया क्या, इन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में, इन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में अगर ये सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है सर, तो ऐसे केस में ईसीओ शैल बी लायबल टू पे टैक्स एंड सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट ऑन द ईसीओ एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. मैं एग्जांपल दूंगा, मजा आएगा बेटा आपको. सर मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा, अबे ओ क्या बनाता हूं मतलब क्या है सर, सैंडविच. ओके सर, मैं सैंडविच वाला बेटा. आप जब घर से निकलते होंगे 4 कदम दूर आगे थोड़ा निकलते होंगे, वो पानी पूरी वाला खड़ा रहता है ना बेटा, उसके जस्ट पास में एक सैंडविच वाला भी बेटा, वो मैं ही हूं मान लो. क्या करता हूं बेटा मैं सर, सैंडविच बनाता हूं बेटा मैं. अब आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है, मक्खन लगा रहा हूं बेटा. सर बटर लगा रहा हूं. ओके किस पे, ब्रेड पे भाई, आप पे नहीं सर. अब मैं सैंडविच वाला सैंडविच बनाता हूं, स्विगी पे मेरा सर जो स्टोर है, जो मेरा ठेला है वो लिस्टेड है बेटा. लॉरी जो मेरी है सर वो लिस्टेड है स्विगी पे बेटा. आपने स्विगी से एक क्लब सैंडविच मेरे से ऑर्डर किया एंड सर मंगल्स, आप सर्च करेंगे स्विगी पे मंगल्स मिल जाएगा बेटा आपको. एंड सर वहां से भी स्विगी से मैंने सैंडविच आपको सप्लाई कर दिया ऑनलाइन. स्विगी का पर्सन आया और सर आपने ऑर्डर दिया, उसका पर्सन आया डिलीवरी लेने के लिए, मैंने सैंडविच बना के रखा, रेडी रखा, उसने ऑर्डर लिया और आपके यहाँ डिलीवर कर दिया. अब सोचिए एक्चुअली रेस्टोरेंट सर्विस देने वाला कौन, ये सैंडविच वाला बेटा. सैंडविच बनाया तो मैंने बेटा. एक्चुअली रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन, आप जिसने सैंडविच खरीदा है मेरे से बेटा. एक्चुअली सप्लायर ऑफ सर्विस में हूं, एक्चुअल रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आप हो, पर आपने ऑर्डर किया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने सर्विसेज सप्लाई करी थ्रू स्विगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. सर वो स्विगी ने क्या किया, आपको और मेरे को मिलाया बेटा, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस बोलते बेटा. इसमें बहुत सारे सप्लायर और बहुत सारे सर्विसेज को इसने एग्रीगेट कर दिया ऑन अ सिंगल मॉडल. नाम क्या है बेटा, स्विगी. ओला उबर भी देख सकते हो बेटा एग्जांपल के लिए आप. अब एक्चुअली सप्लायर ऑफ सर्विस में था, एक्चुअली रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आप थे. अब सर ये सर्विसेज में स्विगी के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं. अब आप इस सैंडविच वाले की शक्ल देख के बताइए सर, क्या आपको लगता है कि सर ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, सर ये काम करेगा कि सर सैंडविच बनाएगा बेटा. तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, एंड इट इज वेरी इजी टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द स्विगी इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द सैंडविच वाला बेटा. यार रेस्टोरेंट एग्जांपल बन दिया बेटा. क्लियर. इसलिए वहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, यहां लगाओ सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5, और वहां गवर्नमेंट ने सर्विस को नोटिफाई करके बोल दिया क्या कि साहब ये रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आपने सप्लाई करी थ्रू किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो ईसीओ स्विगी जो को भाई साहब आपको टैक्स पे करना है. एंड पता है स्विगी का रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है क्या, सोचिए देखिए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस तो आप वो सैंडविच खाने वाले, सप्लायर ऑफ सर्विस एक्चुअली में था स्विगी, तो आपको और मेरे को मिलाने वाला था बेटा, ई कॉमर्स ऑपरेटर. क्लियर. पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी आपको टैक्स पे करना. पर आप मुझे बताओ क्या स्विगी रेसिपिएंट है, नहीं. स्विगी विल बी ट्रीटेड एज इफ स्विगी इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. क्लियर. और सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिप ऑन द ईसीओ एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. और सर इसीलिए स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर इनको टैक्स पे करना पड़ता है. एंड पता है इस सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 को इसीलिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते.
दिस इज नॉट आरसीएम, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रीजन बीइंग, रेसिपिएंट जब टैक्स पे करता है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। या रेसिपिएंट तो सैंडविच खाने वाला था। क्लियर, ईसीओ इज नॉट रेसिपिएंट, ईसीओ इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्लियर, 9394 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, पर सर 95 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है, बस उसमें सप्लायर इस सैंडविच वाले को छोड़ के सर ईसीओ को मान लिया है बेटा। हाँ है ना भाई, डन। मैंने एग्जांपल दिया, वो भी इन डिटेल बता दिया बेटा, आपको इतना आपके सिलेबस में आता भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया नॉलेज के लिए बेटा। क्लियर माहौल सरकार, ये तो आपका सेक्शन नंबर 9, सब सेक्शन नंबर 5, ये इसी के साथ सेक्शन नंबर 9 पूरा खत्म होता है। अब सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5 हमने पढ़ा। एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ आप पूरा। सरकार सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, आप चाहे तो मेरी तरफ देखिए बेटा, आप चाहे तो इधर देखिए, आप चाहे तो मेरी तरफ देखिए, आपको वैसे भी याद आएगा। सीजीएसटी शैल बी लेविड, ये चार्जिंग सेक्शन ये बेटा 9(1). सीजीएसटी इसने बताया कि ये टैक्स कब लगेगा सर, ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई लगेगा। सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of what value of such service or goods or both. But sir, it shall be payable by a taxable person, or taxable person means a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST. Clear, done. आप भले GST में वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो, या आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे और आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो भी, या आप लाइबल फॉर रजिस्टर्ड थे पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो और हम आपसे टैक्स लेंगे। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये 5 गुड्स ऐसी जिसपे जीएसटी अभी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट जब बताएगी तब लगेगा। और 8% दीज आर दी 6 गुड्स, घूम लो और झूम लो, जिन पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता है, दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन 9(3) बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। 9(3), 9(4) में गुड्स और सर्विस और बोथ है, 9(5) में केवल सर्विसेज है। एंड सर 9(3), 9(4) में रेसिपिएंट विल बी लायबल, इसलिए रिवर्स चार्ज बोलते हैं। 9(5) में सप्लायर ही मान लिया ईसीओ को बेटा। पढ़ो 9(3), सर गवर्नमेंट के पास पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पर उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर, डन। एंड सर इसका एग्जांपल दिया, डॉन के केस में कौन लायबल है, कौन, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सर एग्जांपल दिया मैंने क्या, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी के, वसूली भाई ये दुनिया से वसूल कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इनसे टैक्स वसूल कर पाएगी ना, इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और बोल दिया मुन्ना हमसे ना हो पाएगा, डायरेक्ट बैंक तुम हमको टैक्स पे करना, रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। क्लियर, 9(4) बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, एग्जांपल सीमेंट, और वो गुड्स और सर्विस और बोथ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो बिल्डर है उसने अगर खरीदा है किससे, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो सीमेंट पे टैक्स उस रेसिपिएंट जो बिल्डर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो सर उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है। और सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई ओनली सर्टेन सर्विसेज, और 8% 4 सर्विसेज नोटिफाइड है। क्लियर, 8% 4 सर्विसेज आर नोटिफाइड, और वो 4 नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, एंड सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन ईसीओ एज इफ ही इज द पर्सन, एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और सारा टैक्स वगैरह उसको ही पे करना पड़ेगा। क्लियर, और पता है यहां क्या लिखा है, 2 बातें और लिखी है, क्या लिखा है, क्या ईसीओ तेरे को टैक्स पे करना, और हाँ तेरे को ही टैक्स पे करना, और हाँ सुन ले तेरे को ही टैक्स पे करना है। मतलब क्या है पता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैज फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया तो उसको टैक्स पे करना है। उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है ही नहीं, वो बाहर की कंपनी बेटा, पर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा। और हाँ अगर ना फिजिकल प्रेजेंस है ना ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि इससे रेस्टोरेंट वाले से तो ना हो पाएगा। हाँ है ना भाई, डन।
मतलब कह दिया ना, बस कह दिया, ईसीओ तुम लायबल हो मतलब लायबल हो। अब आउट ऑफ इंडिया की कंपनी हो तो आपको इंडिया में आके टैक्स पे करना पड़ेगा, किसी और पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो टैक्स आपकी बिहाफ पे करेगा, पर पे आपको ही करना पड़ेगा सब। क्लियर, डन। और कैसे पे करेगा, क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है, वो सब डिटेल में आपके कोर्स में नहीं आते, पर फिर भी मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दी अंडर सेक्शन नंबर 9। क्लियर, डन। सरकार, ये था हमारा सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 9, चार्जिंग सेक्शन। सेम वे जैसे हमने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा सीजीएसटी एक्ट का, सेम सेक्शन आईजीएसटी एक्ट 2017 का सेम सेक्शन। अच्छा, सेक्शन नंबर 1 वही, इस एक्ट का नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट होगा, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पर। 8 जुलाई को महबूबा मान गई बेटा, वहां पे भी एप्लीकेबल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में भी, और 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में अप्लाई होगा ये। क्लियर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया बेटा। ठीक है, ठीक। फिर इसका चार्जिंग सेक्शन जो आता है बच्चा, वो आता है सेक्शन नंबर 5। सर देखना, देख बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 9, पता है सीजीएसटी एक्ट में केवल सीजीएसटी के बारे में बात कही होगी। सेम सेक्शन नंबर 9, इनफैक्ट सब सेक्शन नंबर 1, हर स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है बेटा, और वहां भी सेम प्रोविजन लिखे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होने पर एसजीएसटी लगेगा। सेम लाइन लिखी है, बस वहां पे लिखा गया एसजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होने पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एक्ट में एसजीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%, तो मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी कैन आल्सो बी 20%। बाकी सारे पॉइंट एब्सोल्युटली सेम, एकदम एक एक वर्ड सेम बेटा। क्लियर सर, पर जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी लगाने का पावर कहां से आया, तो चार्जिंग सेक्शन से आया। चार्जिंग सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1। पता है क्या लिखा है यहाँ पे सर, एब्सोल्युटली सेम प्रोविजन जो हमने पढ़ा वही लिखा है। या लिखा क्या, आईजीएसटी शैल बी levied on interstate supply of what goods or service or both except alcohol liquor for human consumption। बाकी सारी बातें समझ ली बेटा। at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but maximum rate of IGST can be 40%। अरे भाई, CGST 20% प्लस SGST 20%, मैक्सिमम कितना हो सकता है 40% IGST बेटा। Clear, the maximum rate of IGST can be 40% and it shall be payable by taxable person। बाकी सारी बातें absolutely same। बस इंटरस्टेट सप्लाई होने में क्या लगेगा बेटा, IGST। और इंटरस्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है मैं आपको आइडिया दे चुका बेटा, और डिटेल में पढ़ेंगे हम जब IGST एक पढ़ेंगे तब। सर सेम वे सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 2 वही 5 गुड्स, याद है बेटा 5 गुड्स कौन से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन पे IGST लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। मैं बताता हूं, जो सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी का है वही सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी का है। सब सेक्शन 1 2 3 4 5 एब्सोल्युटली सेम, बस फर्क क्या है, वहां हर जगह इंट्रा स्टेट सप्लाई लिखा है या हर जगह इंटर स्टेट सप्लाई लिखा है। वहां मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 20 या मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कितना है 40, बस, और कोई फर्क नहीं है। सर आप सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 3 देखेंगे तो वहां लिखेंगे क्या, नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ। वहां पे गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया और वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा। सेम, क्लियर, सेम वे सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 4 वहां पे क्या लिखा बेटा, सर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, वही सेम प्रोविजन बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर है कि दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ अगर परचेज की किसने, नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, जो एट प्रेजेंट कौन है बेटा, बिल्डर, प्रमोटर, तो ऐसे केस में आरसीएम लगेगा एंड बिल्डर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट, बस वहां पे इंटरस्टेट था, यहां इंटरस्टेट है बेटा। सेम वे सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 5 अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो नोटिफाइड सर्विसेज, वो याद है 4 सर्विसेज बेटा, वो अगर आपने सप्लाई करी तो ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी। यहाँ पे बस
इंट्रास्टेट सप्लाई होता तो सी और एस लगता, इंटरस्टेट सप्लाई तो आईजीएसटी लगेगा बेटा, एब्सोल्युटली सेम। क्लियर, डन। तो एक बार हमने वापस रिवाइज कर लिया एक तरह से आईजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 51, 52, 53, 54 एंड 55। एक बात और बस पता है, यहां एक प्रोवाइजो दे रखा है, कहां पर? सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में बेटा। क्या प्रोवाइजो पता है? कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है। मैंने बताया आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर अभी भी कस्टम लगता है, पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जब कस्टम ड्यूटी आप पे करोगे उसके साथ में आईजीएसटी भी लगेगा। क्या 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 लिखा बेटा? On import of goods, on import of goods, customs duty is levied, but along with the custom duty, IGST will also be levied, sir, at the time of importation of goods into India. जब कस्टम लगेगा साथ में IGST भी लगेगा। ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, फंडा धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा, पर बताता हूं मैं आपको। सर अगर डोमेस्टिक गुड्स अगर आप बेचते हो हिंदुस्तान में, उस पर जीएसटी लगता है, और वही गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आए और उस पर जीएसटी नहीं लगाए तो सर बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी ना डोमेस्टिक मार्केट वाले लोगों के साथ बेटा। इसलिए टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, आईजीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बस इतना ही आप ध्यान रखिए, बाकी कस्टम आपके कोर्स में आता नहीं, वरना मैं आपको बहुत डिटेल में मस्त वाला इसका सिस्टम समझाता। बस अभी इतना ही ध्यान रखो बेटा कि सिंस डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स बेचने में लगता है क्या जीएसटी, तो वही गुड्स अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया तो उस पर भी लगना चाहिए जीएसटी बेटा, इसलिए वहां लगा दिया आईजीएसटी। बस अभी इतना ही रिलेवेंट है, इतना ही ध्यान रखिए बेटा, और आगे बात करेंगे तो समझ में आएगा आपको। क्लियर, डन। तो ये था क्या, सेक्शन नंबर 5 विच इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर आईजीएसटी एक्ट। क्लियर, डन। सरकार आई होप चीजें समझ में आई आपको बेटा। अच्छा चल मुझे बता, एक चीज बताओ मेरे मालिक, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो इंट्रा स्टेट, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। और भले यूनियन टेरिटरी में हो, भले आप किसी स्टेट में हो, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो क्या लगेगा हमेशा? आईजीएसटी। क्लियर। ये कहां से पढ़ा हमने? चार्जिंग सेक्शन से पढ़ा। ये कैसे पता पड़ा आपको? ये कहां लिखा है कि सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगेगा? कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 9(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में लिखा। इसलिए उन सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि उनमें जो लिखा है उसकी वजह से टैक्स लग रहा है, उसकी वजह से टैक्स चार्ज हो रहा है। दैट्स व्हाई दो सेक्शंस आर कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। क्लियर माहौल? सर डन। अब साहब यार मुझे एक लाइन बताओ, एक लाइन में बताओ, ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है? भले वो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो या भले वो आईजीएसटी हो, ऐसा कौन सा काम है? या मैं और अच्छे से पूछता हूं, ऐसा कौन सा वो इवेंट है, ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पे ये टैक्स लग रहा है? ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पर जीएसटी लग रहा है? ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी लग रहा है? सर टैक्सेबल इवेंट कहते हैं उस इवेंट को जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है, उस टैक्स के लिए दैट इवेंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। तो सर आप मुझे बताओ जीएसटी कब लगता है? मैन्युफैक्चर पे। जीएसटी कब लगता है? सर सप्लाई पर। अरे भले इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, लगता जीएसटी कब है? सर सप्लाई पर। भले सीजीएसटी एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, अरे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, जीएसटी कब लगता है मेरे मालिक? सप्लाई पे लगता है। सर ऐसा वो इवेंट जिसके होने पे ये टैक्स लगता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। वो इवेंट जिसके होने पे कोई टैक्स, कोई पर्टिकुलर टैक्स एबल होता है, मतलब वो टैक्स लगता है, दैट इवेंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई।
द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। एंड सर ये कहां लिखा, चार्जिंग सेक्शन में लिखा था, हमने पढ़ा था कि इंट्रास्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगता है, मतलब अल्टीमेटली जीएसटी लगता है कब है, सप्लाई पे। अब बात आती है क्या, व्हाट डू मीन बाय सप्लाई, ये होता है क्या आखिर सप्लाई। सरकार हमने पढ़ा कौन कौन से टैक्सेस सब्सिडी हुए जीएसटी के अंदर, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस भी और सर्विस टैक्स वगैरह भी, सर स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हुए बेटा। तो सर उन सबको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स लगाया, इसलिए उन सबके इवेंट को मर्ज करके सप्लाई बनाया। इसे सप्लाई इंक्लूड्स हम पढ़ेंगे, इसको बहुत शिद्दत से डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में, बहुत ही शिद्दत से प्यार मोहब्बत से डिफाइन किया द टर्म सप्लाई को सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में। और लिखा गया सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, सब कुछ आया है बेटा इसके अंदर। हम पढ़ेंगे उसको अगले सेशन के अंदर। सेक्शन नंबर 7 में डिफाइन किया द टर्म सप्लाई। ये सप्लाई जो ना, ये हिंदुस्तान की तारीख, अगर आज की तारीख में बात करें तो हिंदुस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार डेफिनेशन है सप्लाई की, क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा तो जीएसटी लगेगा, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगा ही नहीं तो जीएसटी लगेगा ही नहीं सर। और सर इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक साथ लगाना है जीएसटी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सोच समझ के डेफिनेशन रखी सप्लाई की, जो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आई होप मजा आया आपको, आई होप जीएसटी स्टार्ट हो गया और स्टार्ट आपको बहुत अच्छा मिला होगा जीएसटी का बेटा, माहौल के साथ। क्लियर सरकार, प्लीज एक बार जस्ट मैं आपको आज जो मैंने नोट कराया वो ओपन कर रहा हूं बेटा। ये 35 एक्ट वगैरह हमने पढ़े थे बेटा, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, माहौल के साथ बेटा। क्लियर सर, यहां से मैंने शुरू किया सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स बेटा, इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए बेटा। प्लीज रिक्वेस्ट, लेक्चर को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, या फिर यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए इसका, और फिर आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिए बेटा इनको। ये कलर करके हटाओगे बेटा। लोग बोल रहे सर दारू से कलर मत हटाओ, सर दारू तो बड़ी रंगीली होती है सर माहौल के साथ। अबे हो जल्दी से कॉपी करो, डन। चलिए मालिक, कॉपी करिए टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन। डन भाई। 9(3) डॉन के केस में कौन लायबल है, ये मैंने एग्जांपल बताया बेटा, ठीक है ना, सब पढ़ेंगे हम जब रेस्पेक्टिव टॉपिक आएगा तब। रिकवरी एजेंट का एग्जांपल कॉपी कर लीजिए बेटा आप। फिर सेक्शन 9(4) बिल्डर, ओके। 9(5) ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ओला, उबर, स्विगी, ओके सर। सेम सेक्शंस आईजीएसटी एक्ट में दे रखे बेटा, सेक्शन नंबर 5 चार्जिंग सेक्शन बेटा, लिख दूं क्या साइड में, एक मिनट रुको। ओके ठीक सर। डन माहौल, डन 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 डन, ओके सरकार। एक मिनट। अच्छा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अब आपको सिंस कंटेंट शुरू हो गया अपना मेन, अब तक तो ज्ञानबाजी थी केवल बेटा। क्लियर, ज्ञानबाजी क्या, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अच्छा अब आपको बुक से भी पढ़ के आना है। अब मैं आपको डेली बेस पे बताता जाऊंगा कि मैंने बुक से आपको कितना पढ़ा है और कहां तक आपको आपके एंड पे पढ़ के आना है। तो मालिक चैप्टर नंबर 1, नो डाउट उसके बहुत सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया उसमें बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए, पर सारे कवर नहीं हुए। हम उस चैप्टर को बाद में वापस लेके आएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में लेके आऊंगा आपके लिए बीच में। क्लियर, अभी नहीं, वरना क्या तो मोमेंटम आपका जीएसटी का बनना चाहिए बेटा। अभी थोड़ा आपको ओके, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक्ट शुरू किया, चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया। चैप्टर 1 अभी आप बुक से मत पढ़ना, केवल कौन कौन से टैक्सेस सब्सिडी हुए जीएसटी में वो आप जरूर देख लेना बेटा। अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 से अभी बुक से मत पढ़ना आप। क्लियर सर। और हाँ, जिन लोगों के पास अब तक बुक नहीं पहुंची है, आपको मैं एक इस लेक्चर जो मैंने दिया आपको बेटा, उसके फोल्डर में एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूं। क्लियर, उससे वो चैप्टर आप देख लीजिए बेटा, टेम्पररी जब तक बुक आप तक नहीं पहुंचती तब तक बेटा। ओके सर। चैप्टर नंबर 2 आपको शुरू करना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको कहां से और कहां तक पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं मेरे मालिक। आइए सर, ये रहा चैप्टर नंबर 2, लेवी ऑफ जीएसटी। सर ये इंट्रोडक्शन है, ये इंटरेस्टेड को डिफाइन किया है सर, ठीक है सर।
इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड मैंने बताया ना आपको क्या होता है, ये जस्ट डिफाइन किया, आगे पढ़ेंगे जब आईजीएसटी एक्ट तब और शिद्दत से प्यार से पढ़ेंगे इसको हम बेटा। ये सेक्शन नंबर 1। ओके सर, ये यूनियन टेरिटरी को डिफाइन किया, कौन कौन सी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी कहलाती है बेटा? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी बेटा, ये सब यूनियन टेरिटरी कहलाती है। और ये हर यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी एक्ट अलग से एप्लीकेबल होता है। हर यूनियन टेरिटरी में अगर विद इन द स्टेट अप्लाई करते हो तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है बेटा। अच्छा सर, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, ये तीनों भी यूनियन टेरिटरी है, बट ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा। इसलिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कहलाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, और वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो। बाकी यूनियन टेरिटरीज में अगर आप सप्लाई करोगे तो विद इन द स्टेट, विद इन द यूनियन टेरिटरी तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा बेटा। ओके सर, ठीक मालिक। अच्छा, मैंने यहां लिखा है आपके सिलेबस में केवल सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन ही आते हैं बेटा, इसलिए एसजीएसटी एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप इस बुक के जो प्रोविजन है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही डील करेंगे, एसजीएसटी नहीं पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ये रहा वो लेवी एंड कलेक्शन का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 ये रहा। अच्छा, ये दे रखा है बैरेक्ट पार्ट बेटा, ये सेक्शन 9 जो दे रखा है ना बेटा, ये बैरेक्ट पोर्शन दे रखा है, सब सेक्शन 1 2 3 4 5। आप चाहे तो बैरेक्ट पार्ट नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, डायरेक्ट आप एनालिटिकल डिस्कशन से पढ़िएगा चलेगा बेटा। बुक की लैंग्वेज याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बुक की लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, यहां से पढ़ना, सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे जैसा मैंने बताया आपको। अच्छा, अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स नोटिफाई करिए। रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सी गुड्स पे क्या रेट है, कौन सी सर्विस पे क्या रेट है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ब्रॉडली कैटेगरी ऑफ रेट ऑफ टैक्स, कुछ गुड्स और सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स 0 दे रखा, नील, कुछ पे 1.125%, 1.5, 2. ये सीजीएसटी की रेट है बेटा, इक्वली एसजीएसटी और सी प्लस एस ऐड करेंगे तो आईजीएसटी बन जाएगा। 2.5%, 6%, कुछ सप्लाईज पे 9% है, कुछ पे 14% है। हाँ है ना बेटा, पर ये भी आपको याद नहीं करना है, आइडिया के लिए रेट ऑफ टैक्स मैंने बताया आपको। ओके ठीक, वो 5 गुड्स, फिर 9(3) रिवर्स चार्ज, अरे हाँ है ना भाई, फिर सर इसके अंदर मैंने 9(4) भी कवर कर रखा बेटा, बिल्डर वाला एग्जांपल बेटा। ठीक है सर, देन ईसीओ, स्विगी, जोमेटो याद आया बेटा, क्लियर, डन। ये सेक्शन नंबर 1 के बारे में बता रखा बेटा मैंने आपको, आईजीएसटी एक्ट के लिए बेटा। फिर आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 जो सेम है बेटा, हमने जो पढ़ा, ये भी अगेन डायरेक्ट पार्ट दे रखा है, आप डायरेक्ट पार्ट नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा बेटा, रेफरेंस के लिए दे रखा है, आपको पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इसकी लैंग्वेज याद नहीं करेंगे चल जाएगा बेटा। आप डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे, माहौल के साथ समझ में आएगा, कोई तकलीफ नहीं सर, एक एक चीज मैंने आपके लिए कवर करी बेटा। ओके क्लियर, ये यहां तक। ओके और सर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, द टर्म सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 विच इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। पर हाँ यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। देखो सर मैंने आपको बोला है एक ही काम किया, जो मैंने आपको आज पढ़ा है वो सेम डे आपके एंड पे रिवाइज होना चाहिए, तो मजा आएगा, माहौल बनेगा और जिंदगी मस्त हो जाएगी बेटा आपके लिए। क्लियर सर, आपको अगर बुक अब तक रिसीव नहीं हुई तो आपके जो लेक्चर का फोल्डर है बेटा, इसके अंदर गूगल ड्राइव पे जाके देखेंगे आप, तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में बेटा। माहौल के साथ पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, और समझ के पढ़िए, लैंग्वेज याद करने की कोशिश मत करिए। ओके डन 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 डन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए सरकार यहां तक आपके एंड पे करके आइए, पढ़ के आइए बेटा। माहौल जबरदस्त शानदार, बाय, टेक केयर एंड क्या लिखा है, माहौल।